लाल किले के बाहर धमाका करने वाला डॉक्टर उमर की अब पहचान हो गई है मृतकों में, और ये भी स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर उमर के डीएनए की पहचान, उसका मिलान उसकी मां के साथ कर लिया गया है। यानी वो भी दिल्ली में हुए धमाके में मारा गया था। अभी भी इस इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। और डॉक्टर उमर किस तरीके से अपने आकाओं के साथ संपर्क में था, सेक्शन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था, कैसे फंडिंग की गई थी, क्योंकि जांच एजेंसियों ने यह भी माना कि डॉक्टर उमर और उसके साथियों के पास 30 लाख की फंडिंग आई थी, जिस फंडिंग के जरिए वो कई आईडी धमाके दिल्ली एनसीआर में करना चाह रहे थे। 3 लाख रुपए से तो अमोनियम नाइट्रेट के लिए अलग से यूरिया और अन्य जो रिपोर्ट के अनुसार खरीदा गया था, यानी कच्चे माल के तौर पर यूरिया या फिर अन्य चीज़ों के लिए 3 लाख रुपए रखे गए थे। आईडी बनाने के लिए 30 लाख रुपए रखे गए थे। एक पूरी एप्लीकेशन थी, क्रिप्टो एप्लीकेशन, जिसके ज़रिए आपस में संचार करते थे। यानी डॉक्टर उमर की डीएनए की सैंपल की रिपोर्ट की तो पुष्टि हुई है, लेकिन अब पूरे के पूरे टेरर नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। उमर की डीएनए सैंपल से लेकर के टर्की और पाकिस्तान के कनेक्शन तक हर एक सबूत को खंगालने की कोशिश अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए कर रही है, खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क साधते हुए। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट मामले की बात अगर की जाए तो अब उस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि ईडी अब एक एक उस परत को खोलती हुई नजर आएगी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जिसके तार जुड़े हैं। एक एक वो बिंदु पहचाना जाएगा कि फंडिंग कैसे हुई, पैसा कहां से आया और फिर पैसा किसने दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो खाते हैं, खासतौर से बैंक अकाउंट, अब उनकी भी पड़ताल ईडी करती हुई नजर आएगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि कहीं से बाहर यानी विदेश से, सऊदी अरब वगैरह से इनको बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई है, क्योंकि 20 लाख रुपए जो एकत्रित किए गए और फिर डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के द्वारा इसका वितरण किया गया। ये अपना आप में संकेत दे रहा है कि 20 लाख रुपए कहां से एकत्रित किए गए, कहां से फंडिंग हुई। जो एक डायरी यहां से कल हाथ लगी है उसमें साफ तौर पर 8 नवंबर और 12 नवंबर का भी जिक्र है। हालांकि 8 और 12 तारीख का जिक्र जब आ रहा है तो उसके साथ साथ में कई जो प्राइवेट कोड हैं आपस में बातचीत के, वो भी दर्ज डायरी के अंदर किए गए हैं। अब इन डायरियों के अंदर में जो कोड लिखे हैं, इनका क्या कुछ राज है, ये कब तक खुलेगा। लगातार जांच जारी है और ईडी की पूरी तरह से एंट्री हो चुकी है। धनराशि कहां से आई, कितनी आई और कहां कहां पर वितरण हुई, क्योंकि सूत्र ऐसा बताते हैं कि सहारनपुर और हापुड़ के अंदर में डॉक्टर शाहीन जो है वो एक स्थान तलाश कर रही थी। हालांकि एक एक की अब जांच होना तय है और जांच तेजी के साथ होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। जर्नलिस्ट सुधीर के साथ से दुआ सली, न्यूज़ स्टेट, फरीदाबाद। कल रात हुई कैबिनेट की कमेटी की बैठक के बाद स्पष्ट हो गया कि दिल्ली को दहलाने की साजिश अंतर्राष्ट्रीय भी थी और आतंकवादी भी थी, और इसके तार सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि तुर्की की राजधानी अंकारा से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीयों का एक समूह जिसमें व्हाइट कॉलर जॉब वाले यानी डॉक्टर्स भी शामिल थे, 2022 में अंकारा गए थे। वहां उनकी मुलाकात होती है ओकासा से। ओकासा जो एक कोड नेम भी हो सकता है किसी हैंडलर का, और उसी ओकासा से डॉक्टर उमर भी सीधे संपर्क में था, जो मेरे ठीक पीछे मौजूद इसी लाल किले के चौक पर एक कार ब्लास्ट में मारा जाता है, और कार ब्लास्ट करने वाला आतंकी के रूप में उसे लिया जा सकता है। सेशन ऐप में ये अंकारा में बैठे हुए यानी तुर्किया की राजधानी में बैठे हुए आतंकवादियों से, हैंडलरों से सीधा संपर्क में थे। यानी क्रिप्टो करेंसी के जरिए भुगतान किया जाता था, सेशन ऐप के जरिए संपर्क होता था, और ओकासा कोड नेम हो सकता है उस हैंडलर का जिससे ये तमाम वाइट कॉलर वाले आतंकवादी डॉक्टर के रूप में छुपे बहरूपिया दहशतगर्द संपर्क में थे। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जो भारत के खिलाफ की जा रही थी, और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं था, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस पाकिस्तान का साथ तुर्की ने दिया, वो तुर्की 2022 से यानी अब से 3 साल पहले से ही एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था भारत को और भारत की राजधानी को दहलाने के लिए। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली।
पुलिस सूत्रों की माने तो मेरे पीछे आप ये मस्जिद देख सकते हैं, फैज़ इलाही मस्जिद, असफ़ अली रोड पर ये मस्जिद मौजूद है। और इसी मस्जिद में आकर वो जो आतंकी है डॉक्टर उमर, उसने काफ़ी समय जो है वो यहाँ व्यतीत किया था और इसी मस्जिद में जो है उसने नमाज भी आकर अपनी पढ़ी थी ब्लास्ट के ठीक पहले। यहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस में जो है वो भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ के आसपास के सड़कों पर जो है वो आतंकी उमर जो है वो टहलते हुए नज़र आ रहा है। मस्जिद यहाँ कोई भी नमाज़ पढ़ सकता है, अगर उन्होंने पढ़ भी लिया, कोई भी मंदिर में भी जा सकता है, कहीं भी अगर कुछ भी हो। तो आप यहाँ क्यों कर रहे हैं बात? वहाँ कमेटी से बात कर लो, बात खत्म। अच्छा ये बताइए मुझे सलमान की, कल आप यहीं पर थे परसों जब ये ब्लास्ट हुआ? मैं तो अभी आपको देख के रोका कि आप क्यों बढ़ रहे हैं, ये इसमें हमारे रोका था। नहीं, मैं तो यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ और कहा यह जा रहा है कि वो जो आतंकी है डॉक्टर उमर, वो इस इलाके में काफ़ी समय वो यहाँ पर घूमा है, यहाँ आकर काफ़ी टाइम यहाँ मस्जिद में। मेरी बात तो सुनो, जब भी ब्लास्ट होते हैं रेकी तो आदमी करते ही है। हम भी न्यूज़ पढ़ रहे थे कि रेकी करी है, तो रेकी तो करते ही है। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, अब ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, कोई भी नमाज पढ़ने के लिए आ सकता है, उसमें क्या कह सकते हैं? हम कुछ कह नहीं सकते। दुख तो हम सबको हुआ है सर, हमारे अपने भी गए, सबके गए, हिंदुस्तानी सब भाई भाई हैं, भाई ये सबको दुख हुआ, कितना दुख हुआ, आंसुओं से रो रहे हैं। किसी के बच्चे यतीम हुआ, सब हो गए, किसी की सब कितना दुख हो रहा है। ये यहाँ के लोग हैं जिनका ये कहना है कि बिल्कुल गलत है, लेकिन ये मस्जिद है और यहाँ पर कोई भी आकर नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि जो मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। लेकिन अब पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश करते हुए नजर आ रही है। मेरे पीछे दरअसल नेताजी सुभाष मार्ग है, वही मार्ग जहां पर ब्लास्ट हुआ था 3 दिन पहले, और यहाँ से आपको सफाई कर्मियों को भी आते हुए देख सकते हैं। लगभग 200 मीटर की दूरी है जो सड़क आपको नजर आएगी और इसके आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। बाकायदा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट क्रॉस दिस लाइन, यानी मीडिया कर्मियों को छोड़ करके इस लाइन से इतर कोई लोकल भी नहीं आ सका है। और जिस तरीके से मानव अंग मिला है, इंसानी हाथ मिला है, और वो हाथ भी न्यूज़ नेशन के कैमरे पर एक्सक्लूसिव तरीके से कैद हुआ। और अब फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है, दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम उस बॉक्स के साथ पहुंची है, जो बॉक्स यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का नजर आएगा, जिसमें जो हाथ के आसपास का सब्सटेंस है, जो टुकड़े हैं, वो इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि ये पुख्ता किया जा सके। जो इंसानी हाथ कट के गया है उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड भी हो सकते हैं, क्या अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है क्या, और वो हाथ के टुकड़े के साथ हाथ को निकाल लिया गया है। अब फॉरेंसिक टीम पहुंची है और फॉरेंसिक टीम ये पुख्ता कर रही है कि आसपास जो हिस्से हैं, जो टुकड़े हैं, जो नज़र नहीं आ रहे हैं, उसमें, और साथ में आप दिल्ली पुलिस की फ़ाइल भी देख सकते हैं, चाहे वो क्राइम ब्रांच की हो या स्पेशल सेल की हो, और उसके ज़रिए अब फॉरेंसिक टीम आसपास के हिस्से की भी जांच कर रही है। मशीन लाते हुए ये जो पुलिसकर्मी है वो आपको नज़र आ जाएंगे। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है तो इसी मशीन के ज़रिए पता किया जाता है कि कौन से केमिकल यहाँ पर है। खोजी कुत्तों को आप देख सकते हैं, खोजी कुत्ते भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। बेल्जियम शेफर्ड को आप जाते हुए देख सकते हैं, और इस खोजी कुत्ते के ज़रिए भी पूरी तफ्तीश की जाएगी। फॉरेंसिक टीम को आपने देखा, उस मशीन को देखा जिसके ज़रिए केमिकल कंपाउंड को नापा जाएगा। और कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, दिल्ली। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद और उससे नू का कनेक्शन। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास के रूम नंबर 13 से डॉक्टर मुजम्मिल की एक डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा जाता है कि किस तरीके से नू से NPK खरीदा गया। उर्वरक के तौर पर ये आमतौर पर बिकता है और इसी के ज़रिए ही अमोनियम नाइट्रेट के कच्चे माल के तौर पर पोटेशियम का सल्फाइड का इस्तेमाल किया गया था, वो भी नाइट्रोजन के साथ साफ तौर पर नज़र आ जाता है। उसके बाद ही हरियाणा पुलिस एक्टिव होती है, क्योंकि जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है 426 दिल्ली धमाके में, वो गुड़गांव में रजिस्टर होती है। उसका एक मालिक अम्बाला में, अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में, और अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 से डॉक्टर मुजम्मिल की जो डायरी मिली उससे पता चला कि नू से ये उर्वरक के तौर पे ख़रीदा गया था, जिसमें उमर भी साथ था। उमर तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, लिहाजा यहाँ से वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं और वीडियो बना करके सीधे तौर पर डॉक्टर मुजम्मिल को दिखाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि किस होलसेल डीलर से, किस दुकान से, अनाज मंडी के पास से नू से 20 क्विंटल, जी हाँ थोड़ा बहुत भी नहीं, 20 क्विंटल NPK उर्वरक खरीदा गया, जिसके ज़रिए दिल्ली ही नहीं बल्कि कई राज्यों के बड़े बड़े शहरों को दहलाने की कोशिश की गई।
बिल्कुल, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआई की तरफ से जो है बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे छानबीन जो है वो यहाँ पे हो रही है। अगर हम बात करेंगे साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर की, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में कई जमाती जो इस्लामी ठिकाने हैं उन पे सीआई की तरफ से जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो रेड्स है वो यहाँ पे जारी है। खास करके अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में भी बहुत सारे जगहों पे जो है आज बाज़ाब्ता तौर पर सीआई की तरफ से जो है रेड्स पड़ी गई है। लेकिन अगर देखा जाएगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बड़े लेवल पर बड़े ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, तो उससे साफ नज़र आ रहा है कि जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तब से जो कश्मीर में अलग अलग लीकेज है वो यहाँ पे सामने आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे OGW को जो है गिरफ्तार किया गया है, बाज़ाब्ता तौर पर जो OGW है उनको डिटेन किया गया है, लेकिन पूछताछ जो है वो यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है चल रही है। खासकर अगर जमात इस्लामी के जो ठिकाने हैं, जो हेड ऑफिस है, उन पे आज सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआई की तरफ से छापे पड़े गए हैं। लेकिन छापे के दौरान जो है कई जगहों पे जो है कुछ मटीरियल्स को जब्त किया गया है और कुछ डिवाइस और लैपटॉप और फोन को जो है वहाँ पे सीज किया गया है। तो छानबीन जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआई की तरफ से जो यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे बड़े बड़े खुलासे जो है वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं। अगर हम आज सुबह की बात करेंगे तो आज सुबह भी श्रीनगर में डॉक्टर नासिर को जो है गिरफ्तार किया गया है। इसी तरीके से अगर हम काजीगुंड की बात करेंगे तो काजीगुंड में भी डॉक्टर मुजफ्फर को जो है हिरासत में लिया गया है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर है कश्मीर घाटी में जिनको बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस कस्टडी में लिया गया है, उनको भी पूछताछ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे चल रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और अलग अलग एजेंसी इसमें लगी हुई है, अब आने वाले समय में देखना होगा और भी कितने डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या भी अलर्ट पर है। चाहे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो या फिर अयोध्या कैंट, सभी के जो सामान है कोई सामान जो है एक्सरे मशीन पर सामान रखे जाते हैं। जब यहाँ पर सामान की चेकिंग होती है उसके बाद एक्सरे मशीन से एक्सरे होकर इन सामानों को फिर बाहर निकाला जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं किस तरह से एक्सरे मशीन लगाई गई है। ये रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट और धाम दोनों पर लगाया गया है। यहाँ पर ये सामान एक्सरे होके यहाँ बाहर निकलते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये एक्सरे लगाया गया है ताकि कोई भी सामान अगर इस तरह के जो सामान जो है जो गतिविधियाँ लेते हैं वो सामान का रखा गया है तो वो पकड़ में आ जाए। कुल मिला के अयोध्या कैंट अयोध्या धाम दोनों जुड़वा शहर को जो है बिल्कुल एहतियात बरती जा रही है। जितने भी अयोध्या के एंट्री पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी यात्री बाहर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग जारी है। उनके मकसद अयोध्या आने क्या है, रामलला दर्शन पूजन या फिर और कोई मकसद है, उनसे जानने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के अयोध्या को अलर्ट रखा गया है। दिल्ली जो है आतंकी हमले के बाद ये प्रारंभिक जाँच में आया कि कुछ धार्मिक शहर भी जो है उनके निशाने पर थे, उसमें अयोध्या भी शामिल था। कुल मिला के अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जितने भी सघन पॉइंट हैं वहाँ चेकिंग की जा रही है ताकि कोई ऐसे व्यक्ति जो ऐसी गतिविधियां पैदा कर सकता है उसके लिए जो है जांच चल रही है। कुल मिला के अयोध्या हाई अलर्ट पर है और दोनों जुड़वा शहर जो अयोध्या धाम अयोध्या कैंट वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। के बी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। दिल्ली में हुए धमाके ने पूरे देश को दहलाने का काम किया और उसके बाद लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या तमाम जनपदों की बात की जाए तो वहां पर अलर्ट बना हुआ है। इसी अलर्ट को लेकर आज हम आपको दिखाएंगे कि कान्हा की नगरी मथुरा में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जन्मभूमि की। ये तस्वीर आप देख लीजिए। मैं इस समय जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर मौजूद हूँ। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षा का जायजा भी ले रहे हैं। लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग्स की गई हैं और किसी भी व्यक्ति को बिना चेकिंग के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार चेक कर रहे हैं, संदिग्ध को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं और 2 स्तरीय यहाँ पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा देखने को मिल रहा है। पहले जब आप गेट पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपकी चेकिंग की जाएगी। बिना चेकिंग के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जब आप अंदर की साइड जाएंगे तो आपको मेटल डिटेक्टर वहाँ दिखाई देंगे और वहाँ पर भी आपको चेक किया जाएगा। उसके बाद ही आपको प्रवेश दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि जिस तरीके से धमाका हुआ और वहाँ पर तमाम लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई, तमाम संदिग्धों को पकड़ा गया और उस दौरान देखने को मिला कि तमाम खुलासे हुए और ये अब सामने आ रहा है
कि जो धार्मिक स्थल है, चाहे काशी की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए या जन्मभूमि की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, तो ये जो स्थल है ये कहीं ना कहीं इन आतंकियों के निशाने पर थे। और इसी वजह से ये जो धमाका था वो दिल्ली में नहीं बल्कि ऐसी किसी एक बड़े धार्मिक स्थल पर होना था। और उसी को देखते हुए अब पूरे प्रदेश में अलर्ट है, तमाम धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाराणसी हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है और इस बार जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने फिर से साफ किया है कि काशी एक बार फिर से निशाने पर है। इसलिए लगातार इस समय सुरक्षा व्यवस्था वाराणसी में बढ़ा दी गई है। एनएसजी कमांडो इस समय वाराणसी में रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं, जहां पर किस तरीके से हेलीकॉप्टर को क्रूज की छत पर उतारा गया, कोशिश की गई, इसे भी दर्शाया गया। तो जाहिर सी बात है इनपुट्स लगातार है और इसलिए एनएसजी कमांडो भी वाराणसी में लगातार इस समय रिहर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है पर्यटकों की। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालना किसी बहुत बड़े चुनौती से कम नहीं है और इसलिए शायद आतंकियों के लिए अपने मंसूबे को कामयाब करना वाराणसी में आसान दिखाई देता है और इसलिए वो लगातार वाराणसी जैसे पुराने शहर को अपना निशाना पिछले समय में बनाते रहे हैं। पर इस समय सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मुस्तैद है, सुरक्षा तंत्र काफ़ी ज़्यादा अलर्ट दिखाई दे रहा है। एनएसजी कमांडो तक इस समय वाराणसी में रिहर्सल कर रही है। तो जाहिर सी बात है इनपुट्स के बीच इस समय शासन प्रशासन भी अपनी पूरी कमर कसे हुए है और हर तरफ पैनी निगाह भी रखी जा रही है। दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट को सरकार ने ऑफिशियली अब आतंकी हमला घोषित कर दिया है और इस हमले के बाद से ही देश भर में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, वो हाई अलर्ट पर है। जगह जगह पर सुरक्षा चेकिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास हैं और गेटवे ऑफ इंडिया पर देश दुनिया से सैलानी टूरिस्ट जो हैं वो घूमने आते हैं और यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस जो है वो एक एक व्यक्ति को पूरी तरह से तलाशने के बाद ही गेटवे ऑफ इंडिया के लिए छोड़ रही है। आप देख सकते हैं करीब 12 से 15 यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और हर व्यक्ति की बाकायदा चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया के लिए छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से लाल किला एक आइकॉनिक लोकेशन है दिल्ली में, उसी तरह से मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया भी एक आइकॉनिक लोकेशन है। लिहाजा गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर हर वक्त सुरक्षा जो है वो बेहद कड़ी रहती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया पर बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हर वक्त यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो पहुँचते हैं। बहुत सारे विदेशी नागरिक जो हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और यही वजह है कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसे काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, क्योंकि इसके ठीक बगल में जो है वो होटल ताज है और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो एक सेंसिटिव जोन में आता है। और जब भी किसी भी देश के शहर में जब किसी तरह का कोई अलर्ट घोषित होता है तो यहाँ पर सुरक्षा बेहद चौकन्नी कर दी जाती है और वही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस वक्त मुंबई के इस गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखाई दे रही है। इस वक्त हम किसी मिठाई के दुकान पर मौजूद नहीं बल्कि मोकामा से इस बार एनडीए के उम्मीदवार अनंत सिंह के घर पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ मिठाइयाँ जो हैं वो बनाई गई हैं। चुनाव के नतीजे कल आने हैं लेकिन उससे पहले जीत जो है ये मिठाइयाँ जो हैं वो बनाई गई हैं। ये कल से ही यहाँ पर ये मिठाइयाँ जो हैं बनाई जा रही हैं। कल 14 नवंबर है जिस दिन चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन मोकामा से इस बार टाल ठोक रहे अनंत सिंह ने जीत जो है वो तय मान ली है और इसी वजह से तैयारियां जो है वो की जा रही है। पहले ये पूरे मिठाई का कंटेनर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये मिठाइयाँ जो हैं यहाँ पर बन रही हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बनी हैं। और ये सभी मिठाइयाँ जो हैं वो कल लोग जो यहाँ पर पहुँचेंगे, जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके खिलाने के लिए ये मिठाइयाँ जो हैं वो बनाई गई। ये सभी दही के डब्बे जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और ये सभी खाने जो हैं वो खिलाए जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। ये कितना मिठाई बना रही है?
करीब 1 से 1.5 लाख लोग का व्यवस्था है। तो 1.5 लाख लोग यहाँ खाना खाएंगे? हाँ। अच्छा, और बन रहा है? आज बनेगा। ये मिठाइयाँ दही और भी आएंगे क्या? हाँ, ये तो अभी आ रही है। ये तो मतलब फिर आज जो आना है कल के लिए आज सारा होगा शाम तक। तो नतीजे कल आएंगे, जीत आज ही सुनिश्चित? हम लोग 6 तारीख को ही जीत चुके हैं। अनंत सिंह जीत से चुनाव के नतीजे से पहले अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित मान रहे हैं और इसी को लेकर तैयारियां जो हैं वो अनंत सिंह के सरकारी आवास पर हो रही है। बिहार में नतीजे आने से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। कोई टाइगर जिंदा लिख रहा है तो कोई कह रहा है कि चाचा जो अलविदा, चाचा अलविदा चाचा, इस तरह के पोस्टर जो है और कार्टून के साथ में आप देख सकते हैं ये बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी जो है उसकी तरफ से लगाया गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, उनके साथ में जो है अखिलेश यादव हैं वो दिखाई दे रहे हैं और आप देखिए दोनों की फोटो भी है यहाँ पे। लालू यादव की फोटो है और मुलायम सिंह यादव की फोटो है, दोनों की फोटो इसमें पोस्टर में लगी हुई है। एक तरफ आप देखिए अमित शाह को दिखाया गया है, दूसरी तरफ मोदी जी को दिखाया गया है, कार्टून की तरीके से उसमें दिखाया गया और यहाँ लिखा हुआ है जो मैसेज दिया गया है अलविदा चाचा। तो अलविदा चाचा का मतलब यही हुआ है कि कुल मिलाकर के ये कटाक्ष जो है सीधे तौर पर जो नीतीश कुमार हैं उनके लिए इसमें लिखा गया है। एक तरफ आप देखिए बाकायदा पोस्टर में लिखा हुआ था टाइगर अभी जिंदा है, तो दूसरी तरफ आप देखिए पोस्टर छपा है जो कि बिल्कुल आरजेडी के दफ्तर के ठीक सामने छपा हुआ है, लगाया गया है और इसमें लिखा है अलविदा चाचा। जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है, जनता की रोके रहा शाह में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है। ये देखिए इस तरह की बातें भी इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन जनता क्या कह रही है जनता से पूछ लेते हैं। ये क्या ठीक है पोस्टर? ये इससे क्लियर हो पाया सर थोड़ी। लिखा है अलविदा चाचा, चाचा कौन है? चाचा को आप अलविदा कैसे कर रहे हो? अभी तो आया नहीं नतीजा और पहले कर रहे हो अलविदा। सामने देखिए आरजेडी का दफ्तर है, आरजेडी के दफ्तर के ठीक सामने जो है इस पोस्टर को लगाया गया है और ये बहुत ही खास जगह है जहां पर राजनीति तय होती है, जहां पर हार जीत का फैसला होने के बाद उत्साह बनाया जाता है, कोई गम में रहता है। तो ये इस तरह का माहौल जो है वो अब बिहार में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिहार में दोनों चरणों का मतदान अब हो चुका है। अलग अलग पार्टियां अब इस बात को लेकर के कयास लगा रही हैं कि कितनी सीटें उनको आती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि अलग अलग नेताओं का अपना अलग अलग असेसमेंट है, लेकिन अब पोस्टर्स को लेकर के भी राजनीति होती जा रही है। इस समय हम जदयू के ऑफिस के ठीक सामने बिहार में पटना में मौजूद हैं और आपके सामने देखिए ये पोस्टर जो है लगाया गया है, इसमें लिखा है महादलित टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है का मतलब ये जो पोस्टर है ये साफ तौर पे बयां कर रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के कहा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो इस तरह का पोस्टर जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक ये जदयू ऑफिस के सामने का पोस्टर है जो कि लगाया गया है और ये साफ तौर पे निर्देश दे रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहा है। 101 सीटें पर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, जो कि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी 101 सीटें थीं और नीतीश कुमार की जेडीयू के पास भी 101 सीटें ली थी। दोनों की टक्कर में कौन आगे निकलते हुए दिखाई देगा, कौन साथ में चल तो रहे थे लेकिन आगे कौन होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। असेसमेंट की अगर बात करें तो असेसमेंट कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है जो एग्जिट पोल है उसके आधार पर 135 से 145 सीट जो है वो मिल सकती है, ऐसा एग्जिट पोल। लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। राजस्थान में गुप्त वृंदावन धाम एक ऐसा मंदिर बनने जा रहा है जो कि बनने से पहले ही सुर्खियों में है, क्योंकि ये मंदिर राजस्थान का ही नहीं कई मायनों में देश में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसका जो शीर्ष होगा वो इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि देश में इससे पहले कभी नहीं बना है। इसके अलावा अगर इसकी गर्भगृह की बात की जाए तो गर्भगृह में जो यहाँ पर ईंटें लगाई जा रही है उन सभी ईंटों पर अगर आप देखेंगे तो श्री राम अंकित है, यानी कि इस मंदिर में जो भी ईंटें लगेगी उस पर श्री राम
राम लिखा जाएगा, यानी कि मंदिर की हर दीवार के अंदर श्री राम का नाम मौजूद होगा। कुछ इस तरह का यहाँ पर यहाँ की शुरुआत की गई है। इसके अलावा अगर इसका हॉल मैं आपको दिखाऊं तो 25,000 स्क्वायर फीट का हॉल, जिसमें कोई भी पिलर मौजूद नहीं होगा, यानी कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हो सकते हैं, यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होगी, जब सामने से एंटर जहाँ से होता है वहाँ से सीधा गर्भगृह दिखाई देगा। ये पूरा विशाल मंदिर 6 एकड़ में बनाया जा रहा है, जिसमें जो इसका शीर्ष है इसे बनाने के लिए बाहर से क्रेन मंगाई जा रही है। ऐसी क्रेन, क्योंकि इसकी जो हाइट है, इतनी हाइट पर इतना बड़े मंदिर का शीर्ष कभी नहीं रखा गया है, जिसके चलते बाहर से जो क्रेन मंगाई जा रही है, इतनी बड़ी क्रेन भी राजस्थान में पहली बार आ रही है। यानी कि ये राजस्थान का तो सबसे बड़ा मंदिर होगा ही। इसके अलावा ये देश में जो इसका शीर्ष बनाया जा रहा है, इतना बड़ा शीर्ष किसी भी मंदिर का नहीं बना है। पिलर फ्री बनाया गया है, जिससे कि साथ में एक साथ श्रद्धालु यहाँ पर बैठ सकें और इसी तरह से ऊपर यहाँ पर भजन कीर्तन किए जा सकें। साथ ही एवी के जरिए लोगों को यहाँ की जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जा सके। इस तरह के हॉल्स भी बनाए जा रहे हैं। और जो इसकी हाइट है वो अपने आप में सबसे बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि करीबन 200 फीट से ज़्यादा इसकी ज़मीन से हाइट होगी, जो कि राजस्थान में इतनी हाइट का कोई मंदिर दूसरा नहीं बना हुआ है। अपने आप में कहा जा सकता है कि सिर्फ राजस्थान में नहीं, कई मायनों में ये देश में सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।